देवी नगर में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब राहुल छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। राहुल के पिता ने फैसला किया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही राहुल को पालेगा। दोनों बाप बेटे राजा धनराज के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी काम के बदले उन्हें केवल 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटों का गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन गोपाल अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है, हमारा पेट भी सही से नहीं भरता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? बेटा बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर हम दोनों को बहुत सजा देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। राहुल अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लेने चला जाता है। तभी सुरेश के घर एक बुढ़िया आती है। वह सुरेश से कहती है, सुरेश, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है, अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। कभी तू चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। अम्मा, राहुल की शादी हुए 1 साल बीत चुका है। क्या कहा तूने? राहुल की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है इसकी? जरा मुझे भी तो पता चले। अम्मा, वजह तो कुछ नहीं। राहुल की बहू अपनी माँ के घर है। माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहां क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मैके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को मैके से लेकर आए? तू आज ही राहुल को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं अम्मा? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सकें। और फिर राहुल के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं हैं जिन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी दसियों पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ गोपाल भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे सुरेश, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के ऊपर तूने राहुल की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेरा है। ये भी भला कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू नहीं लेकर आ रहा? चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई, बहू को बैठने के लिए, और राहुल के लिए नए कपड़े भी लाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली जाती है। उसके बाद सुरेश सोचने लगता है, अम्मा सही कहती हैं, मुझे राहुल की बहू को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा राहुल को बहू को लेने के लिए। फिर सुरेश बुढ़िया के घर आता है और बुढ़िया से राहुल के लिए कपड़े और चारपाई ले आता है। राहुल चारपाई देकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये चारपाई कहाँ से लाए हो? बेटा, मुझे यह चारपाई सविता चाची ने दी है और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, सविता चाची ने तुम्हें यह चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, सविता चाची ने चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और यह नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूं कल तू इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आओ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पा रहे हैं। ऐसे में हम पीहू को क्या खिलाएंगे? वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? ये सब जानता हूं मैं बेटा,
लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है। कभी ना कभी तो उसे लाना ही होगा। इसीलिए एक काम कर, तू कल ही जाकर उसे ले आओ। ठीक है पिताजी, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही पीहू को ले आऊंगा। अगले ही दिन राहुल बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर पीहू को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में राहुल की खूब मेहमान नवाजी होती है। गोपाल एक हफ्ते तक ससुराल में रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी पीहू को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में राहुल सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है, पीहू देखेगी तो क्या कहेगी। एक काम करता हूँ, पीहू को सविता चाची के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। राहुल अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब सुरेश ने राहुल को अकेले आता देखा तो वह राहुल से बोला, बेटा, तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी, मैं पीहू को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे सविता चाची के घर छोड़ आया, क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। पीहू ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा न लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो पीहू को अपने घर ले आऊंगा। बेटा, साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना लगा देता हूँ। तुझे अपनी ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। राहुल बगैर सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने पीहू की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो, खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे। आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बुढ़िया की बात सुनकर पीहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी, क्या यह घर उसका नहीं है? तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, ये राहुल का घर नहीं है, तो फिर राहुल का घर कौन सा है? बेटी, राहुल राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती? अब तो वह आने ही वाला होगा। चल, उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ आती हूँ। फिर बुढ़िया पीहू को उसके घर छोड़ आई। पीहू को राहुल का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। देखने में ऐसे मालूम होता था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, जिन पर जगह जगह पवन लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी पड़ी थी। घर की यह हालत देखकर पीहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, ए खुदा, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पीहू बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, चाहे यह मेरे नसीब का एक हिस्सा है, अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा। वह हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। उसके बाद वह आराम करने लगी और राहुल के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन राहुल और उसके बाप अभी तक घर नहीं आए थे। पीहू बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई गैर मर्द आकर उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही राहुल और उसका बाप आ जाता है। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर राहुल ने 2 किलो अनाज, जो उन्हें राजा देता था, अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे जल्दी पका लो, बहुत जोर से भूख लगी है। पीहू को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो राहुल से पूछने लगी, ये अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, तुम्हें अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। पीहू राजा मुझे और पिताजी को एक दिन काम करवाने के बदले केवल 2 किलो ही अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हो और राजा तुम्हें 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। राजा तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटी,
अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? आज से तुम 2 किलो अनाज मत लाना। कल आप राजा से कहना, महाराज, हमारा इस अनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो। और सुनो राजा से, ये बात कहते हुए तुम बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा तुम्हें 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना तुम मुझसे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को तुम्हारे काम की जरूरत होगी तो वह तुम लोगों से काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। पीहू, अभी तुम राजा को जानती नहीं हो जो तुम ये बात कर रही हो। अगर हमने राजा से कह दिया ना तो हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है, तुमने चोरी तो नहीं की है, और ना ही तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम्हें किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो, और जो हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, तुम एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए बात जरूर करना। ठीक है बेटा, तू इतना कह रही है तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने के बारे में जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना। अगले दिन राहुल और उसका पिता राजा के पास गए और फिर राजा से बोला, महाराज, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज ही देते हो। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, हमें ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए महाराज, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सुरेश, ये बात तुम्हें पहले बतानी थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे? मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, आज से सुरेश को रोजाना 2 किलो की जगह 6 किलो अनाज दिया जाएगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब पीहू ने इतना बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैली को देखकर मालूम होता है कि राजा ने तुम्हें 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम महाराज से खामखा डरते हैं, लेकिन महाराज बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। सुरेश ने पीहू को बहुत दुआएं दी। पीहू बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका लेती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपनी बेटे की शादी कर ली है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता है। महाराज, अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दो तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे राहुल की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। यह तो बहुत अच्छा किया तुमने। सुरेश जो राहुल की शादी करा दी, मंत्री से कहकर आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर पीहू बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। यह सिलसिला 8 महीने तक चलता रहा। अब पीहू ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वह अपने पति और ससुर से बोली, बाबूजी, आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। तब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे। मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया है। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है। अब तुम लोग बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो।
खुदा ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान दिखाता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। सुरेश ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। यह सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ न कुछ सामान घर के लिए जरूर लाते। एक दिन पीहू अपने घर के आगे में खड़े थे, तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर पीहू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। पीहू जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ढिनौज ने ऐलान किया, सुनो ए लोगों, जरा गौर से सुनो। एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वह सोने का हार मिल जाए, वह हार को राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा उस शख्स को मुंह मांगे इनाम देंगे। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी के मुंह पर रानी के हार की चर्चा थी। जब यह बात पीहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वह मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि अभी तक रानी का हार नहीं मिला। अगर किसी भी आदमी को हार के बारे में कुछ भी पता हो, वह बगैर डर के दरबार में आकर राजा को बताए और जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा। मंत्री ढिनौज से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन पीहू अपने ससुर और पति से कहती हैं, मैंने सुना है रानी का हार चील लेकर उड़ गई है और जो भी शख्स उस हार को तलाश करके राजा को देगा, राजा उसे मुंह मांगे इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बहू महाराज, कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं। हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है। तुम राजा को यह हार ले जाकर दे दो। सुरेश पीहू से हार ले जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा सुरेश से कहता है, सुरेश, हम तुमसे बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह मांग लो। हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं? आपके हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान है। यह तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। सुरेश, मैं जानता हूं तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूं। महाराज, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं पहले अपने घर पर मशवरा कर लो, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है सुरेश, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। उसके बाद सुरेश अपने घर चला जाता है। घर आकर वह पीहू से कहती है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से कहो कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो तो उस पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन सुरेश राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा सुरेश से बोला, कहो सुरेश, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सुरेश, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फलो फूलो और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहकर सुरेश को 5 बीघा का जमीन दिलवा देते हैं। अब सुरेश दिन रात खेत में मेहनत करता है और राहुल अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर राहुल एक बहुत ही शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इस प्रकार राहुल की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।